नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल संसद में चल रहे पक्ष विपक्ष के बीच राजनीतिक जोर आजमाइश को लेकर, जिसमें सरकार ने एक ऐसा आइडिया निकाला है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि व्हाट आइडिया सर। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था और आज भी संसद में विपक्षी दलों ने अंदर से बाहर तक विरोध प्रदर्शन जोरदार किया। विपक्ष की मांग एक बार फिर यही थी कि सरकार एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर चर्चा कराए। हालांकि सरकार ने साफ कर दिया था कि वो सिर्फ एसआईआर पर नहीं चर्चा करेंगे, लेकिन व्यापक चुनाव सुधार के मुद्दे पर जरूर चर्चा हो सकती है और उसके लिए वो तैयार है। और अब खबर यह आ रही है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया है कि अगले मंगलवार को यानी 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों के मुद्दे पर 10 घंटे की चर्चा संसद में की जाएगी। अब तक चुनाव सुधारों के मुद्दे पर कब चर्चा होगी, यह सवाल विपक्ष की तरफ से पूछा जा रहा था, लेकिन अब सरकार की तरफ से कहा गया है कि मंगलवार को 10 घंटे की चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले 8 दिसंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भी चर्चा हो जाएगी। तो 2 दिन के विरोध प्रदर्शन के बाद एसआईआर जैसे चुनाव सुधारों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए सरकार की तैयारी दिख रही है। विपक्षी दलों की मांग भी एक तरीके से मान ली गई है, लेकिन एसआईआर पर एक संवैधानिकता की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी चल रही है। बिहार में एसआईआर के दौरान अब तक सुप्रीम कोर्ट में करीब 19 याचिकाएं और 15 हस्तक्षेप याचिकाएं दायर की जा चुकी है और इन पर सुनवाई अभी भी जारी है। बिहार में एसआईआर के मसले को लेकर अदालत में जो सुनवाई हुई थी, उसके दौरान पूरी प्रक्रिया को लेकर ही सवाल खड़े किए गए। चुनाव आयोग की इस व्यापक प्रक्रिया को गैर संवैधानिक बताने की दलील रची गई है। वो कानूनी बहस अभी वहां पर चल रही है, लेकिन इस बीच एसआईआर को लेकर तमाम सवाल जुड़ रहे हैं। उनकी इतनी बड़ी व्यापक प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग के अधिकार, कम समय सीमा, बीएलओ की आत्महत्याएं, मौत, ऐसे कई सवाल हैं जिन पर राजनीति भी चल रही है और चर्चा भी चल रही है। और इन्हीं सवालों पर दंगल में हम चर्चा करेंगे आज। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखते हैं। एसआईआर को लेकर संसद से अदालत तक घनघोर संग्राम मचा है। संसद के बाहर विपक्षी दल एसआईआर को वोट चोरी से नत्थी करके चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद के अंदर एसआईआर और बीएलओ की मौतों की दलील देकर चर्चा की मांग कर रहे हैं। उधर अदालत में पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही चुनौती दी जा रही है। एसआईआर के विरोध में विपक्षी दल कमोबेश एकजुट हो चुके हैं, जिसमें अव्वल तो तमाम विपक्षी दलों के नेताओं ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को लेकर ही सवाल उठाया है। फिर एसआईआर में लिए जा रहे 11 दस्तावेजों को लेकर सवाल है। एसआईआर के लिए तय की गई समय सीमा को लेकर ऐतराज है। एसआईआर से पहले प्रशासनिक तैयारी नहीं करने का आरोप है। एसआईआर से पहले राज्यों से राय विचार नहीं करने का आरोप है। एसआईआर में बीएलओ के टारगेट पूरा नहीं करने पर कार्रवाई का विरोध है। एसआईआर में जल्दबाजी के कारण अशुद्ध वोटर लिस्ट तैयार होने को लेकर ऐतराज है और एसआईआर के दबाव के कारण लोगों और बीएलओ की जा रही जानों को लेकर भी सवाल है। Opposition is raising it and they want to discuss this SIR matter very seriously, but chairman did not allow. इसमें जिस तरह से बीएलओस की मौत हो रही है, मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी किसी की आह इस तरह से नहीं लेनी चाहिए। ये सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है कि कितनी बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए और उसके बाद भी सरकार क्या वही इतिहास दोहराएगी जो किसानों का था। अब एसआईआर है, बहुत महत्वपूर्ण है मुद्दा। इस विषय को लेकर डिस्कशन करना चाहिए। सुबह करें, शाम को खत्म, पार्लियामेंट चलता रहेगा, लेकिन वो डिस्कशन करना नहीं चाहते। विपक्ष की मांग है कि सरकार पहले तो हर चर्चा से पहले एसआईआर पर चर्चा करे और फिर साफ बताए कि एसआईआर पर किस दिन होगी। दूसरी तरफ सरकार ये कह रही है कि चर्चा होगी तो व्यापक चुनाव सुधारों को लेकर होगी, सिर्फ एसआईआर पर नहीं। और चर्चा की टाइमलाइन विपक्ष के हिसाब से नहीं, संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की सहूलियतों के हिसाब से होगी। दरअसल सरकार चुनाव सुधार से पहले 7 नवंबर को वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा चाहती है और फिर सूत्रों के मुताबिक अगले हफ्ते मंगलवार को चुनाव सुधार पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय करने का फैसला लिया गया है। मंगलवार को जो है ये तय किया गया है बीएससी के अंदर लोकसभा की चुनाव सुधार यानी अब एसआईआर की जगह जो है चुनाव सुधार पर यानी इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। सरकार और विपक्ष के बीच में गतिरोध जो है वो सुलझ गया है।
पहले वंदे मातरम और उसके बाद चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। सोमवार को लोकसभा में वंदे मातरम की जो 150वीं वर्षगांठ है उस पर चर्चा होगी। इसमें पीएम मोदी भी हिस्सा लेंगे और उसके बाद जो है मंगलवार को जो है वो चुनाव सुधार पर चर्चा होगी। पिछले सत्र से जिस तरीके से एसआईआर के मुद्दे को लेकर संसद में गतिरोध बना हुआ था और पूरा सत्र जो है मानसून सत्र को हंगामे की भेंट चढ़ गया, उसके बाद सरकार और विपक्ष में इस संसद सत्र के अंदर इस बात को लेकर सहमति बनी है कि एसआईआर की जगह जो है वो चुनाव सुधार पर जो है वो चर्चा होगी। एसआईआर के खिलाफ एक लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में भी चल रही है। ये लड़ाई बिहार में एसआईआर के दौरान शुरू हुई थी और अब तक 19 अर्जियां और 15 हस्तक्षेप याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं। अदालत में अभिषेक मनु सिंघवी ने एसआईआर के विरोध में जो दलीलें दी हैं, उनमें कुछ अहम बिंदु ये है कि चुनाव आयोग जनप्रतिनिधि कानून को दरकिनार करके व्यापक पैमाने पर एसआईआर कर रहा है। चुनाव आयोग गलत तरीके से नागरिकता का सवाल उठा रहा है। आयोग बीएलओ ईआरओ को संदिग्ध गैर नागरिकों की रिपोर्ट करने के लिए मजबूर करके अनुच्छेद 324 के अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। चुनाव आयोग फॉर्म 7 की जगह 11 दस्तावेजों वाला नियम लेकर आया है। कोई भी कानून चुनाव आयोग को जन प्रमाण पत्र पर फैसले का अधिकार नहीं देता, क्योंकि इस तरह सरकार 1987 से 2005 के बीच पैदा हुए लोगों को टेम्पररी रेजिडेंट घोषित कर रहा है। चुनाव आयोग नॉन एग्जीक्यूटिव पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकता। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में उठे इन सवालों पर लड़ाई जारी है, लेकिन चुनाव आयोग कहता रहा है कि वो अनुच्छेद 324 के तहत मिले अधिकारों के मुताबिक ही एसआईआर करा रहा है। हालांकि अदालत में अब ये मसला भी आ चुका है कि एसआईआर के दौरान बीएलओ पर पश्चिम बंगाल के अंदर हमले हुए हैं और उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भरे गए मतदाता फॉर्म भरने में हुई गड़बड़ी को लेकर भी बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान 2208 मतदान केंद्रों में से कोई भी निल या अनकलेक्टेबल इनमरेशन फॉर्म्स नहीं लौटे हैं, जिस पर आयोग ने संबंधित जिलों के ईआरओ और डीईओ से जवाब मांगा है। इनमें दक्षिण 24 परगना 760, पुरुलिया 228, मुर्शिदाबाद 226, मालदा 216, नादिया 130, बांकुड़ा 101, हावड़ा 94, पूर्व मेदिनीपुर 90, बीरभूम 86, उत्तर 24 परगना 82, जलपाईगुड़ी 56, हुगली 54, दक्षिण दिनाजपुर 24, पश्चिम मेदिनीपुर 15, उत्तर दिनाजपुर 11, पूर्वा वर्धमान 9, अलीद्वारपुर 3, कूच बिहार 2, दार्जिलिंग 2, कलिम्पोंग 1, कोलकाता उत्तर 1 और पश्चिम वर्धमान में एक बूथ ऐसा है जहां से 100% फॉर्म भरकर वापस आ गए हैं। बीजेपी आशंका जता रही है कि ऐसा संभव नहीं है कि 2208 बूथों पर एक भी वोटर की मौत न हुई हो। आज तक ब्यूरो। तो अब संसद के भीतर 10 घंटे की चर्चा होगी अगले मंगलवार को, लेकिन इस बीच बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह भी हुई है कि अब भारतीय जनता पार्टी भी पश्चिम बंगाल के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया पर और चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। तो कई सारी चर्चा अब हो सकती है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी ही ये कहती थी कि विपक्षी दल एसआईआर की प्रक्रिया पर इसलिए सवाल खड़े कर रहे हैं क्योंकि वो अपने घुसपैठी वोटर्स को बचाना चाहते हैं। अब यह नया सवाल इस पे खड़ा हो जाएगा। कई सारे मुद्दे हैं और उसके साथ साथ कानूनी लड़ाई भी चल रही है। संवैधानिक प्रक्रिया पर एक तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर भी चर्चा होगी। हमारे साथ में शहजाद पूनावाला जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। मनोज काका थोड़ी देर में समाजवादी पार्टी की तरफ से वो भी अपनी भूमिका रखेंगे। मलुक नगर राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता भी चर्चा में शामिल होंगे और तौसीफ अहमद खान पॉलिटिकल एनालिस्ट है, तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी अपनी भूमिका इस पर रखेंगे। 3 सवालों के साथ मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या चुनाव सुधार पर चर्चा का ऐलान विपक्ष के एसआईआर विरोधी मुहिम की जीत है? क्योंकि लगातार 2 दिन विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा के भीतर लगातार हंगामा किया और तब जाकर अब सरकार कह रही है कि ठीक है, मंगलवार को हम इस पर 10 घंटे की चर्चा करेंगे। दूसरा सवाल, क्या एसआईआर के फैसले को लेकर भारतीय चुनाव आयोग पर अदालत में उठाए गए जो सवाल है, क्या वो वाजिब है? क्योंकि अब यह कहा जा रहा है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के खिलाफ एक तरीके से ये एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, गैर संवैधानिक तरीके से प्रक्रिया चलाई जा रही है। तीसरा सवाल, क्या पश्चिम बंगाल में कई जगह 100% मतदाता फॉर्म जमा हो गए और 1.5 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म्स 2 दिन के भीतर ही जमा हो गए, उसको लेकर बीजेपी सवाल उठा रही है और क्या इसके वजह से भी एसआईआर की प्रक्रिया अब सवालों के घेरे में है? इस पर भी हम सवाल पूछेंगे। लेकिन अनिशा माथुर भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है, हमारी संवाददाता है। अदालती कार्रवाई वो आज इस बारे में देख रही थी और चर्चा शुरू करने के पहले जरा उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बेसिक सवाल अनिशा आज उठाए गए थे और उसमें खास करके यह कहा गया है कि जनप्रतिनिधि कानून को दरकिनार करके ये पूरी प्रक्रिया लागू की जा रही है। बिहार के भीतर पूरा एसआईआर की प्रक्रिया हो चुकी है,
चुनाव खत्म हो चुके हैं, रिजल्ट आ चुके हैं, नई सरकार बैठ चुकी है और अब इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि भाई ये तो पूरी तरीके से जनप्रतिनिधि कानून को दरकिनार किया जा रहा है। यह मुद्दा कहां से आ गया अदालत के भीतर? ये जो मुद्दा है ये शुरुआत से आया हुआ है। वी नीड टू क्लैरिफाई दिस। बिहार के एसआईआर से पहले भी जब याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने आई थी तब यही मुद्दा उठाया गया था कि इलेक्शन, देखिए 5 तरह के आर्गुमेंट जो है पिटिशनर्स ने डाली है। एक कि इलेक्शन कमीशन के पास ये जो एसआईआर है वो करने की पावर नहीं है। 2, अगर पावर है भी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत ही करना जरूरी है। 3 कि अगर कोई सिटीजन है या कोई वोटर है या कोई सिटीजन है या नहीं वो देखने की पावर इलेक्शन कमीशन या बीएलओ के पास नहीं है। 4 ये कि जो जिस तरह से सिटीजनशिप एक्सरसाइज हो रही है, जिस तरह से जो इंस्ट्रक्शंस बीएलओ को दी जा रही है वो गलत है। और 5 की रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंतर्गत एक प्रोसेस है कि आप समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन कैसे करेंगे और उसके बाहर जाकर जो है इलेक्शन कमीशन ये पूरी एक्सरसाइज कर रहा है। ये आर्ग्यूमेंट है पिटिशनर्स की। अब याद रखिएगा बिहार इलेक्शन के पहले जब ये मामला आया था तब कोर्ट ने सीधे तौर पे ये कहा था कि देखिए संवैधानिक प्रक्रिया है, संवैधानिक अथॉरिटी है इलेक्शन कमीशन, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो हम ये एसआईआर को, पूरे इलेक्टोरल रोल के रिवीजन को कैंसिल भी कर सकते हैं। तो अब इस पूरे मुद्दे पे जो लार्जर क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन की पावर और एसआईआर की वैलिडिटी पर, उस पर अब जाकर सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में और ये सारी आर्ग्यूमेंट्स सामने रखी जा रही हैं। अभी कुछ दिन और आर्ग्यूमेंट चलनी है तो काफी कुछ है जो याचिकाकर्ता कह रहे हैं, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है वो आएगा सामने। याद रखिएगा इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पे कहा है कि वो कुछ भी गलत नहीं कर रहे। आरपी एक्ट के अंतर्गत उनको पावर है, जो रूल्स बनाने की क्षमता है वो उनके पास है और जो भी ऑब्जेक्शंस उठाए गए हैं सिटीजनशिप को लेकर या बीएलओ के वायलेशन को लेकर, उस पर इलेक्शन कमीशन ने सीधे तौर पे कहा है कि वो जो मगर मुद्दे सामने आते हैं उसको हम देख लेंगे। अब क्या होता है सुप्रीम कोर्ट में ये देखना जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया चाहिए इस बात को लेकर कि क्या बहस के दौरान यह भी मुद्दा निकला था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो जनप्रतिनिधि कानून है उसके तहत एसआईआर की प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, उसको लेकर भी कोई गाइडलाइंस है, कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, कुछ तरीके दिए हुए हैं, उसके उल्लंघन की बात भी सवाल उठाई जा रही है, उस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जैसा कि मैं कह रही थी जनप्रतिनिधि कानून में समरी रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन दोनों करने की प्रक्रिया दी गई है। अब याचिकाकर्ता यही कह रहे हैं कि जो वो प्रक्रिया है उसके खिलाफ जाके किया जा रहा है। बीएलओ को जो इंस्ट्रक्शन है वो उस रूल के खिलाफ जा रही है, या फॉर्म 7 में जो प्रक्रिया है कि अगर आपको किसी के ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना है तो फॉर्म 7 भर के आपको उसके ऑब्जेक्शन देना होगा कि ये इंसान यहाँ पे रेजिडेंट नहीं है या सिटीजन नहीं है, यहाँ पे कुछ और एलिगेशंस है। उसकी बजाय सरकार ईसीआई के ऊपर ये आरोप लग रहा है याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि आप ये कह रहे हैं कि आपको प्रूव करना है कि आप वोटर हैं, आप सिटीजन हैं, वरना आपको सीधे बाहर किया जाएगा। ये एलिगेशन जो है याचिकाकर्ता लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कोर्ट आखिर में क्या कहती है वो देखना जरूरी रहेगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर एडल्ट फ्रेंचाइजी में होता है कि मान लिया जाता है कि आप यहां के नागरिक हैं और आप यहां के वोटर बन सकते हैं, आपका एज 18 के ऊपर होना चाहिए, लेकिन यहां पर नागरिकों को कहा जा रहा है कि आप ये साबित करिए कि आप यहां के नागरिक हैं और उसके बाद ही आपको माना जाएगा कि आप यहां के वोटर है कि नहीं है। लेकिन सिर्फ यही सवाल नहीं है और जैसे अनिशा कह रही थी कि इसको लेकर शहजाद अब बहस होगी सुप्रीम कोर्ट के भीतर, कई सारे मुद्दे उस पर निकलेंगे, सरकार की भूमिका भी इसमें साफ हो जाएगी। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि इस पर चर्चा होना कहीं ना कहीं जरूरी है सदन के भीतर और इसीलिए एक लार्जर एनलार्ज्ड एक तरीके से चर्चा इस पर की जाएगी, चुनाव सुधारों को लेकर हम कह सकते हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी भी सवाल उठा रही है बंगाल के भीतर कि एसआईआर की प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं चल रही है, इसीलिए सरकार ने मान लिया आखिरकार। साहिल जी, सेशन शुरू होने से पहले जब ऑल पार्टी मीटिंग थी तब भी मुझे संसदीय कार्य मंत्री का बयान याद है, किरण रिजिजू जी का, कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिस पर हम चर्चा के खिलाफ है। हम चर्चा करेंगे, हर विषय पर करेंगे और रूल्स के हिसाब से करेंगे। ये उनका उस समय पर भी स्टैंड था
और उसी स्टैंड को आज भी रिटरेट किया है, क्योंकि आपको याद होगा हमने क्या बोला, हमने बोला कि लिस्टेड बिजनेस भी होता है सरकार का, वो भी अनिवार्य होता है, वो पारित हो, उसमें भी कार्रवाई हो। दूसरी बात यह है कि वंदे मातरम का 150वां वर्ष है, उसके प्रति भी हमको सम्मान प्रकट करना है। और तीसरी बात, ये हमारा किया धरा नहीं है, एसआईआर एक सबजुडिस मैटर है। एसआईआर सबजुडिस होने के बाद सबजुडिस मैटर नहीं चर्चा में आ सकता, ये बलराम जाखड़ का वर्षों पुराना उनका एक ऑर्डर है या रूलिंग है। हमने तो फिर भी कहा कि व्यापक दृष्टि से चुनाव सुधार के ऊपर चर्चा हो सकती है, और वो आज हमने उसको बोला है कि उसके लिए तय किया है कि 9 को हो जाए चर्चा। परंतु कंफ्यूज कौन है, दोहरा मापदंड किसका है, मैं 10-15 सेकंड लेकर बताना चाहता हूं। आपको याद है पिछले सप्ताह आप और मेरी डिबेट थी, और मुझे लगता है कांग्रेस से संभवतः सुरेंद्र जी थे या कोई और थे, उन्होंने कहा कि प्रिंसिपली हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, हम एसआईआर की प्रोटोकॉल और उसके मेथोडोलॉजी के खिलाफ है। याद होगा साहिब जी आपको ये बयान। आज का आपने पोस्टर देखा क्या, ये प्रोटेस्ट का समय इनका पोस्टर है एंड एसआईआर, नो एसआईआर एंड एसआईआर। मैंने उस समय पर भी एक पोस्टर दिखाया था कि एसआईआर लोकतंत्र पे वार, मतलब कि आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमको एसआईआर चाहिए नहीं, मतलब शुरू हो गया है गोल पोस्ट चेंज करना। इनका ट्रैक रिकॉर्ड भी यही रहा है साहिब जी, आपको याद होगा 2018-19 में प्राइस राइज की चर्चा मांगते थे, फिर वो पेगासस पे भागना, हिंडनबर्ग पे भागना, रफाल पर भागना, ओसीसीआरपी की कोई रिपोर्ट पे भागना, तो मतलब हर बार चर्चा को ना होने देना और पार्लियामेंट को स्थगित करना। जब उनकी मांग माननी भी जाती है या चर्चा में आता भी है वो विषय, तो उससे भाग जाना, पहली बात। दूसरी बात, अब मुझे बताइए कि साहिब जी इनका एक्चुअल स्टैंड क्या है। इन महाराष्ट्र जहां से आप और मैं आते हैं, वहां पर कहते हैं तुरंत एसआईआर होना चाहिए, यस एसआईआर। इन दिल्ली, मतलब यहां पर जो राजनीति करते हैं, एंड एसआईआर। इन यूपी एंड बंगाल, डिले एसआईआर। तो क्या हिपोक्रेसी है यार, इनका स्टैंड है क्या एसआईआर को लेकर? ये जरा कंफ्यूजन पूरी करें, और कंफ्यूजन इसलिए बढ़ती है क्योंकि कल आपने देखा होगा पार्लियामेंट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सांसद खड़े हुए, उनका नाम है मोहम्मद रमजान। मोहम्मद रमजान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद है, और वो तो कहते हैं कि ये क्या वोट चोरी लगा रखा है राहुल जी आपने। ये वोट चोरी नहीं, ये तो सबसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है। जम्मू कश्मीर में हमारी 2/3 मेजोरिटी आ गई है। अच्छा, केवल उन्होंने नहीं कहा, आईआईपी नाम की जो पार्टी के महागठबंधन में है बिहार में, वैसे आजकल तो वहां पे गोली चलाने की वगैरह बात हो रही है रिव्यू मीटिंग में, वहां पर वो कहते हैं कि हम तो हमारे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन और अलायंस की गड़बड़ से हारे, वोट चोरी से नहीं हारे। तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी बाकियों को कन्विंस करना छोड़ दे, सुप्रीम कोर्ट को तो कन्विंस नहीं कर पाए, वो एनसी को भी नहीं कन्विंस कर पाए, अपने नेता तारिक अनवर, टिकट चोरी हुई इसलिए हम हारे, शकील अहमद, मुमताज पटेल, अफाक अहमद, अविरुल खान, अविरुल रहमान, कुमारी शैलजा, सब लोगों ने एक स्वर में बोला कि हम लोग टिकट की गड़बड़ी। दो अलग अलग मुद्दे आप छेड़ रहे हैं, एक सिर्फ आपको दो अलग अलग मुद्दे आप यहां पर छेड़ रहे हैं। नहीं, मैं अलग अलग नहीं, सेम ही है मुद्दा। नहीं, दो अलग अलग को समझाता हूं, 20 सेकंड मैं आपको बताता हूं, और सुरेंद्र राजपूत से मैं उसका जवाब भी लूंगा। हाँ जी 10 सेकंड, मुझे आपसे भी एक सवाल पूछना है। मैं अपनी बात समाप्ति कर रहा हूं, 20 सेकंड। हाँ जी, हाँ ठीक है, आप 10 सेकंड में पूछिए। साहिब जी, एक चीज, आप तो बहुत ही वरिष्ठ है और महाराष्ट्र में हम सभी लोग आपका बहुत ही ज्यादा सम्मान करते हैं, पर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी ये टिप्पणी आज तक नहीं की है कि जो एसआईआर एक्टिविटी हो रहा है वो आरपीए एक्ट से अलग हो रहा है। ये आर्ग्यूमेंट पिटिशनर ने जरूर दी है, अभिषेक मनु सिंह भी मुझे जहां तक याद है उन्होंने ये आर्ग्यूमेंट दी है। अभी कोर्ट ने ये नहीं बोला है, कोर्ट ने उल्टा, आपको 3 टिप्पणी बताता हूं। कोर्ट ने 6 दिन पहले बोला है बहुत एप्रीहेंशन क्रिएट किया गया, पर डिलीशन के समय पर कोई भी चैलेंज करने नहीं आया। फिर 9 अक्टूबर को कहा है टू मच पैशन वॉज शोन, पर बहुत कम रीजन दिखाया गया क्योंकि ये 80,000 के बेले एक शिकायत नहीं दिया है बिहार में। और 4-5 दिन पहले उन्होंने कहा है कि ईसी कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर हैविंग एसआईआर अक्रॉस बिहार, एंड मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मैंडेट है इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर। मैं आपको बताता हूं कि अलग अलग मुद्दे क्यों छेड़े जा रहे हैं। देखिए, पहला मुद्दा ये है, पूरी चर्चा नहीं, पूरी चर्चा में पहला मुद्दा यह है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया सही तरीके से की जा रही है क्या। नंबर 1 मुद्दा, क्या जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को इंप्लीमेंट किया जा रहा है उसके वजह से बड़े पैमाने पर वोटर्स को बाहर निकालने की कोशिश होगी क्या, यह एक दूसरा मुद्दा रहा। और तीसरा मुद्दा जो आप यहां पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एक तरीके से कांग्रेस पार्टी को इसका जवाब देना होगा कि पूरी प्रक्रिया के बाद जब समय होता है जिसपे आप सजेशन ऑब्जेक्शंस उठा सकते हैं ड्राफ्ट रोल के भीतर, तब पार्टी की तरफ से शून्य सवाल क्यों उठाए गए, जिसके वजह से सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का आपने जिक्र किया। उनका कहना है कि भाई किसी ने भी किसी भी तरीके से ऑब्जेक्शंस नहीं उठाए। तो ये रहा तीसरा मुद्दा। तो सुरेंद्र राजपूत, और उसके बाद मैं आपके पास एक सवाल लेकर भी आऊंगा, खास करके बंगाल में आपकी पार्टी जो सवाल मुझे जवाब देना है। सुरेंद्र,
नहीं एक मिनट आता हूं ना आपके चीजें पास। सुरेंद्र राजपूत से जरा इनिशियल कमेंट भी देनी है मुझे इसको उससे लेकर। पहले अब आखिरकार सुरेंद्र जी, हाँ बोलिए चलिए जी। पहली बात जो आपने कहा कि हम लोगों ने शून्य मुद्दा उठाया, तो ये देख लीजिए साहब, एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग को हमने 89 लाख शिकायतें भेजी थी, जो जिसने चुनाव आयोग ने कहा इसको उचित फॉर्मेट में लेकर के आइए, इंडिविजुअल लोग लेकर के आए। जब इंडिविजुअल लोग नहीं ला पाए तो हमने अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से दी। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं आपको आप ही की आज तक की कटिंग भेज देता हूं, जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि हाँ 89 लाख शिकायतें कांग्रेस पार्टी ने दी थी। अब चुनाव फॉर्मेट भी एक होता है ना प्रक्रिया का, आपको भी पता है, राजनीतिक पार्टी आप भी चलाते हैं, आपको भी पता है कि किस फॉर्मेट में शिकायतें दी मैं आपको उसका जब इलेक्शन कमीशन पर हम सवाल उठा रहे हैं कि वो सही फॉर्मेट से नहीं जा रहे, तो आपके जो ऑब्जेक्शन है वो भी तो सही फॉर्मेट पे जाने चाहिए ना सुनिए। बिल्कुल जाने चाहिए साहिल भाई, आपके रहते हुए कोई आदमी झूठ नहीं बोल सकता, तो हम आपको उसका भी बता देते हैं। जब हम उसके फॉर्मेट पर लेकर के गए तो चुनाव आयोग ने हमसे कहा कि नहीं, ये इंडिविजुअल लोग लेकर के आएंगे, यानी ये 83 लाख इंडिविजुअल लोग लेकर के आए। 83 लाख इंडिविजुअल लोग इतनी जल्दबाजी में कैसे लाएंगे? जब इंडिविजुअल लोग लेकर के जाने लगे तो उनको रिजेक्ट किया जाने लगा, क्योंकि उनके पास उचित फोरम या फार्म नहीं था। और उसके बाद जब बिल्कुल समय नहीं बचा तो निश्चित तौर पर हमने अपने जिला अध्यक्षों के माध्यम से वो शिकायतें वहां पर भेजी। और ये मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अगर आप चाहें तो इसको चेक भी किया जा सकता है। और ये तीनों चीजें, अगर ये 3 प्रोसेस ऐसे नहीं हुए हो तो हम लोग दोषी। एक बात तो हमने शिकायतें नहीं की, ये भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर के जो प्रोपोगेंडा फैला रहा है, उस प्रोपोगेंडा का पर्दाफाश होना जरूरी है। बाकी और जगह पे तो हम लोग कर नहीं पाते, लेकिन हाँ साहिल के शो में कर लेते हैं, चूंकि साहिल सुन लेते हैं। बाकी सब लोग तो अभी तक लॉर्ड हो की तरीके से, सीआर की तरीके से हो करने लगते, कहां दिया। हम आपको प्रमाण के साथ बोल रहे हैं। दूसरी बात जो बात आ रही है कि आप, अगर हम आपसे ये पूछते हैं, कानून जो पूछ रहा है पूछेगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के ना मैं लायक आप हैं, ना मैं हूं, और ना ही शहजाद साहब हैं। हम तो ये पूछते हैं कि आपने जो बिहार में एसआईआर की, उस बिहार की एसआईआर से आपने हासिल क्या किया? क्योंकि बिहार की एसआईआर से पहले चुनाव आयोग ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने भी, यानी सरकार ने भी बहुत प्रमाण के साथ कहा था कि हम घुसपैठियों को निकालने के लिए ये हम एसआईआर कर रहे हैं। अब हम लगातार पूछ रहे हैं कि भाई कितने घुसपैठिए निकाले गए? चुनाव आयोग का कोई जवाब नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई जवाब नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक लेम एक्सक्यूज देती है कि 3 लाख वोट या 3 लाख लोगों को हमने इस तरीके से रखा है, संदिग्धों की लिस्ट में रखा है। अरे संदिग्धों की लिस्ट में रखा है तो आप 11 साल से क्या कर रहे हैं? आपको कुछ अगर पता ही नहीं है तो इस्तीफा दे दीजिए। और मैं आपको बताता हूं, उत्तर प्रदेश में भी साहिल भाई इसी तरीके की ये लोग बात करना चाहते हैं। कह रहे हैं कि यहां की मेयर है सुषमा खरकवाल, यहां पे ट्रिपल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, नगर निगम भी भाजपा का, प्रदेश सरकार भी भाजपा की और केंद्र की सरकार भी भाजपा की। अब सुषमा खरकवाल कह रही है लाखों कर्मचारी यहां पर, जो लाखों लोग जो है लखनऊ में बांग्लादेशी हैं, और इस पर भी आप कहेंगे तो मैं आपको सुषमा जी का बयान दे दूंगा, और लाखों बांग्लादेशी उनको हम निकाल। जी सुनिए ना सर, 1 मिनट, लेकिन सुरेंद्र जी, मैं एक छोटा सा इंटरवेंशन, आपने मुद्दा निकाला है तो मैं, चलिए 5 सेकंड में बोल दीजिए, मुझे आपको एक इंटरवेंशन करना है, क्योंकि आपने कहा कि इंडिविजुअल कंप्लेंट्स नहीं, जिला अध्यक्षों का। आपके बीएलए होते तो वो ज्यादा शिकायतें कर सकते थे, आपको भी कानून पता है, बीएलए ज्यादा शिकायत कर सकते हैं, बीएलए होते तो शिकायत करते, ये भी तो मुद्दा है ना कहीं ना। मैं आपको बताता हूं, पहले तो सुषमा खरकवाल जी का कह लूं बड़ा मजबूत मुद्दा है। पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और हम जब से होश में है तब से नगर निगम भारतीय जनता पार्टी का, केंद्र की सरकार 11 साल से, उत्तर प्रदेश सरकार 8 साल से, और उसके बाद भी अगर लाखों बांग्लादेशी जो हैं बंगाल से उत्तर प्रदेश में पहुंच गए हैं, तो बहुत स्पष्ट है कि अमित शाह जी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, तुरंत इस्तीफा हो जाना चाहिए। नहीं नरेंद्र मोदी जी उनको बर्खास्त कर दें, और अगर नरेंद्र मोदी जी के बर्खास्त लेकिन अभी नहीं है तो स्वयं को इस्तीफा दे दें। अब आप अभी एसआईआर की प्रक्रिया पर शहजाद पूनावाला की पार्टी भी सवाल उठा रही है, ऐसा नहीं है। अब उनके मन में भी कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के भीतर पश्चिम बंगाल के भीतर 1.25 करोड़ डिजिटाइजेशन 2 दिन के भीतर कैसे हो गए पश्चिम बंगाल में? शहजाद, मुझे इस पर आपका जवाब चाहिए कि ये तो सवाल आप उठा रहे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि प्रोसेस ठीक तरीके से नहीं की जा रही है, हड़बड़ी में की जा रही है, यह आपका सवाल है कि नहीं है? कैन आई रिस्पॉन्ड, या शहजाद को आप कह रहे हैं?
साहिल जी, नहीं, मैं एक मिनट, ये जरा साहिल जी, शहजाद मैं जी से आपके सवाल पे 15-20 सेकंड में आऊंगा और आपको पता है मेरा ट्रैक रिकॉर्ड, आपको मेरा ट्रैक रिकॉर्ड पता है कि जो भी सवाल आप पूछते हैं उसका कैटेगोरिकल जवाब देता हूं। मैं आपके सवाल पे भी 15-20 सेकंड में आऊंगा। पर साहिल जी, मैंने एक सवाल स्पेसिफिकली पूछा कि अगर इतना व्यापक वोट चोरी हुआ, सुप्रीम कोर्ट कन्विंस नहीं हुआ, जनमत कन्विंस नहीं हुआ, कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस, कम से कम IIP, TMC, उद्धव सेना, जिन्होंने कांग्रेस को दोष दिया कि ये बिहार में चुनाव हार गए, उनको तो कन्विंस करते। साहिल जी, मैंने बीच में किसी के नहीं बोला। साहिल जी, मैंने स्पेसिफिकली पूछा क्या वो मिस्टर रिजवान, मोहम्मद रिजवान, ये झूठे हैं क्या? वो तो कांग्रेस के साथी है। देखिए, ये इंटरप्शन है साहिल जी, आप देख कर लीजिए कि मैंने इंटरप्ट नहीं किया। नहीं, बोलिए, नहीं कर रहे हैं। तो उस पर कोई जवाब वो जवाब देंगे, लेकिन आप मैंने उनके ठीक है, दो चरित्र दिखाए मैंने कि कांग्रेस महाराष्ट्र में SIR को लेकर एक स्टैंड लेती है और बंगाल और उत्तर प्रदेश में एक स्टैंड लेती है, उस पर भी कोई जवाब नहीं। अभी क्या कहा सुरेंद्र राजपूत ने? सुरेंद्र जी ने कहा 89 लाख हमने कंप्लेंट दिए, वो फिर उन्होंने कहा कि इंडिविजुअल्स कंप्लेंट्स दे, हमारे जिला अध्यक्षों ने फिर उस कंप्लेंट को दिया। कितना झूठ बोलते हैं आपके शो पर। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा लताड़ा कांग्रेस को, डेट बताता हूं, August 23, 2025 की पॉलिटिकल पार्टीज के BLA इनएक्टिव है, कुछ करते नहीं है, एक कंप्लेंट नहीं दे पाए। यहां पे कह रहे हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट हमारा झूठ बोल रही है क्या? ये सुप्रीम कोर्ट को यहां पर बैठकर झूठा बता रहे हैं क्या साहिल जी? और इनकी सीरियसनेस इस प्रकार से है, आज प्रोटेस्ट के समय पर 10 सेकंड और, आज प्रोटेस्ट के समय पर राहुल गांधी तो फोन पर कैंडी क्रश खेल रहे थे, पर कल एक कुत्ता लेकर आया गया पार्लियामेंट में। रेणुका चौधरी SIR के विषय पर, चुनाव आयोग के विषय पर कुत्ते के साथ डिबेट करेंगी और फिर अंदर पार्लियामेंट्री स्टाफ को कुत्ता बोला गया कि कुत्ते की तरह काट दें। ये इनकी, अब मैं उस पर आता हूं, अब मैं उस पर भी आता हूं। देखिए साहिल जी, हम तो वही कह रहे हैं कि हम ये कल तक कह रहे थे ना कि इलेक्शन कमीशन को आप क्यों बचाते हैं, इलेक्शन कमीशन को क्यों बचाते हैं। तो अगर आज हमारी एक राजकीय इकाई ने वहां पर सरकार के द्वारा कराए जा रहे कुछ धांधलियों के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, इसका मतलब तो यह है कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी की तरह सजग होकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो हम इलेक्शन कमीशन के साथ तो नहीं हुए ना, जो कल तक इनका आरोप था। पर मेरा सवाल यह है, शिकायत क्या है आपकी? शिकायत क्या है? मैं आपको बताता हूं हमारी शिकायत क्या है आपकी। मैं आपको पूरी तरह से बताता हूं। हमारी शिकायत यह है कि ममता बनर्जी का DDD फॉर्मूला है। डी से डिफीट को देखते हुए, डी से एक तो डिस्टॉर्ट और डिसइंफॉर्मेशन पैदा करना कि SIR जो है NRC की तरह है, दूसरा डी से धमकी पॉलिटिक्स पर आ जाना कि हम हाथ पैर तोड़ देंगे, वहां के लोगों को डराना धमकाना, वहां पर वो SIR की एक्टिविटी ठीक से ना हो पाए, और डी से किस प्रकार से दंगा लगाना, जो उन्होंने बार बार चाहे वक्फ का मामला हो, CA का मामला हो, किया है। तो ये DDD जो अपनाई जा रही है, इसके विषय पर हमने सवाल खड़े किए। पर मेरा सवाल अब ये है, EVM पर एक साल पहले बोलते थे सुरेंद्र जी, नहीं, सवाल आपका ये है, सवाल आपने ये खड़ा किया है की भी प्रक्रिया पर 2 दिन के भीतर इन्यूमरेशन फॉर्म्स को डिजिटाइज करने की जो प्रक्रिया थी, 2 दिन के भीतर 1.25 करोड़ फॉर्म अचानक कहां से आपने भर दिए? यह आपका पहला सवाल है। और दूसरा सवाल आपका यह है कि 2208 बूथ ऐसे हैं पश्चिम बंगाल के भीतर, वहां पर एक भी नाम नहीं कटा। यह आपका दूसरा सवाल है। लेकिन मेरा तीसरा सवाल आपको यह है कि वही उत्तर प्रदेश के भीतर भी हम कुछ नंबर्स में वहां पर देख रहा था, 29 नवंबर को 9.40 करोड़ फॉर्म इन्यूमरेशन के डिजिटाइज किए गए थे, और 2 दिन के बाद 11.89 करोड़, वहां भी 2 करोड़ बढ़ गए फॉर्म। लेकिन उस पर बीजेपी का सवाल नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश के भीतर तेजी से प्रक्रिया होती है, उस पर आपको सवाल नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल में 1.25 करोड़ फॉर्म कैसे बढ़ गए, उस पर आप सवाल जरूर पूछें। मैं फिर से आपको समझाता हूं। आप मुझे देखिए, क्या है ना साहिल जी, मैं आपको कोट करके एक एक बयान बता रहा हूं, पर आप उसका संज्ञान ही नहीं ले रहे। फिराद हकीम, अगर एक नाम काटा गया तो हाथ पैर तोड़ देंगे, उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री ने बोला है तो बता दीजिए। TMC के MLA निशित मलिक, जला देंगे अगर तुमने नाम काटा। अब बता दीजिए कि ऐसा कोई बयान उत्तर प्रदेश के विधायक का आया हो तो। सिद्दीकुल्ला चौधरी, गर्दनें काटी जाएंगी। पार्था भौमिक, चढ़ा देंगे सूली पर। ये बयान वेस्ट बंगाल के मंत्री और नेताओं के हैं। उल्टा एक ने तो ऐसा बयान दिया है, उनका एक डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है, जिसकी वजह से उसको अब FIR झेलनी पड़ी है। तो मुझे लगता है कि कौन धमका रहा है, कौन एक डर का माहौल पैदा कर रहा है, ये सबके सामने है। भाई, झारखंड के मंत्री ने भी तो बोला ना, इरफान अंसारी ने, अनीश जॉर्ज की सुसाइड कांग्रेस ने बताया कि लेफ्ट के दबाव में हुआ। ये सब हुए है ना, तो इस पर जवाब देना, इनको तो बड़ी संवेदना भी है इन चीजों पर इस पर चुप हो जाते हैं। और मैं फिर से पूछना चाहता हूं, NC ने जो सवाल उठाए हैं, सुरेंद्र राजपूत बताइए, NC सही बोल रही है गलत?
एनसी बिल्कुल सही बोल रही है। सुरेंद्र जी आप पहले जवाब दे दीजिए, भाई, उसके बाद तौसीफ जी, के पास जी, चलेंगे। जी। हाँ, मैं आपको बताऊं, पहली चीज तो पढ़ लिख करके आया करो, डी से धमकी अमकी मत किया करो। अगर आपकी पार्टी ने वहां पर यह दिया है कि 1.5 करोड़ फॉर्म कैसे अचानक डिस्क्लाइज हो गए, तो वो बताया करो। डी से धमकी, डी से दारू और डी से धमाका मत किया करो, नंबर 1। और एनसी बिल्कुल सही बोल रही है कि अगर चुनाव हम 2/3 बहुमत जीते हैं, अगर वोट की चोरी नहीं होती ना शहजाद, तो 3/4 जीतते। इस चीज को आप समझ लो। उत्तर प्रदेश में 4 लाख वोटों से अगर राहुल गांधी चुनाव जीते हैं, अगर वोटों की चोरी आप लोग नहीं कराते, 6 लाख से जीतते, अखिलेश यादव जीतते 5 लाख से चुनाव। और आप लोग चुनाव हारते, बनारस का चुनाव हारते कम से कम 75,000 से। आप इस चीज को समझ लो, पहली बात, अगर आप ये चाहते हो। और दूसरा, इंडिविजुअल, या तो आप संस्थाओं की बात कर लिया करो, या तो आप संस्थाओं की बात कर लिया करो, या इंडिविजुअल की बात कर लिया करो। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने कुनबा जोड़ा। तौसीफ बात करेंगे जल्दी से। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जोड़ने वाली बात नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी ने शिकायत की है, 10 सेकंड मात्र, शिकायत पर रहो। साहिल जी मात्र 10 सेकंड प्लीज। आपके पेट में दर्द होने लगता है। 10 सेकंड मुझे दे दीजिए अनइंटरप्टेड। बोलिए, अनइंटरप्टेड 10 सेकंड दे दीजिए। साहिल जी, अभी सुरेंद्र जी ने कहा कि अगर ये वोट चोरी नहीं होती तो हम लोग 3/4 से जीतते। रमजान जी का पूरा बयान, मैं आपको आग्रह कर रहा हूं नमन पूर्वक, पूरा बयान चलाइए। उन्होंने बोला फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, मतलब रमजान झूठा है, एनसी झूठी है। ये सुरेंद्र राजपूत जी ने बोला, क्योंकि सुरेंद्र राजपूत जी तो अभी फ्री एंड फेयर कश्मीर में। अब बताइए, ये 2.25 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए? 2 दिन के भीतर इन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटाइज कैसे हो गए? आपकी पूरी प्रक्रिया पर जो सवाल विपक्ष उठा रहा था, वही सवाल अब बीजेपी उठा रही है और कह रही है कि एक भी वोट कैसे नहीं कटा। सभी के सभी 2208 बूथ पे कैसे एक भी वोट नहीं कटा, ये सवाल अब बीजेपी उठा रही है एक तरीके से। साहिल जी, ये बीजेपी का हाल वैसा हो गया है कि आ बैल मुझे मार। इन्होंने जो सोचा कि जैसा बिहार में इन लोगों ने किया है एसआईआर डेटा का दुरुपयोग, उसी तरीके से बंगाल में कर लेंगे। और जब ये बंगाल में करने गए तो अब जो ये फंस चुके हैं। अब मजबूरन इन्हें ये बात को सवाल खुद ही उठाना पड़ रहा है कि 2208 बूथ में ऐसा कैसे हो गया कि ना तो एक कोई मृत व्यक्ति पाया गया, ना ही कोई अनट्रेसेबल पाया गया, ना ही कोई अनकलेक्टेबल फॉर्म पाया गया। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं कि 100% के 100% लोग जो कि वहां पे थे वो वहां मौजूद है। पिछली दफा जब एसआईआर हुआ था वो था 2002 में, लगभग एक अरसा गुजर चुका है। ये वहां से मैपिंग कर रहे हैं कि यानी कि इस 2208 बूथ में इनको वो सारे वोटर्स मिल गए जिन्होंने 2002 से अपने किसी रिश्तेदार, और वो भी रिश्तेदार कैसा है, बिल्कुल लिमिटेड, कि सिर्फ माँ बाप दादा दादी, ये सारे लोग वोटर लिस्ट में होने चाहिए। तभी ये जो है पॉसिबल है कि 100% जो है डिजिटाइजेशन जो है कंप्लीट किया जा सकता है। अगर इसमें कोई गड़बड़ी होगी तो यहाँ पे जो है डिजिटाइजेशन कंप्लीशन में भी प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे वो उसे जो हियरिंग में किया जाएगा और हियरिंग में बुलाया जाएगा। नहीं, आरोप ये लग रहा है कि बीएलओ और वहां के डीएम जो है वो कहीं ना कहीं बायस तरीके से काम कर रहे हैं, यानी पार्शियलिटी की बात। आरोप दरअसल बीजेपी वो लगाने की कोशिश कर रही है वहां पर। ये कैसे हो गया? 2 दिन के भीतर बीएलओ ने अचानक इतना सारा काम कैसे कर दिया? यही तो आरोप है ना। तो यही सवाल तो हम बीजेपी से पूछते आ रहे हैं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है, आप इसमें जो है कुछ गड़बड़ी है, आप इसको जो है बहुत प्रेशर डाल के काम करवा रहे हैं। आप जो है थोड़े दिन तक ये कह रहे थे कि हमने मांग किया ना बंगाल में कि आप टाइम बढ़ा दीजिए बीएलओ को, तो ये इनका तरीका है। आप देखिए कि एसआईआर की प्रोसेस में कितनी सारी लापरवाही, कितनी सारी प्रॉब्लम्स जो है गिनवाए गए। बीजेपी के नेता जब से एसआईआर का ऐलान हुआ है, ये खड़े होकर कह रहे हैं कि 1 करोड़ वोटर्स का नाम काट देंगे, 1.5 करोड़ वोट, कोई कहता है 1.25 करोड़, और ये कहते क्या कि ये सारे बांग्लादेशी है, ये सारे लोगों को डिटेंशन कैंप में डाल देंगे। तो आज सवाल इनसे उठता है कि कहां गए 1 करोड़? आप बताइए बांग्लादेशी, एक भी बांग्लादेशी का नाम बताइए। आपने तो बता रहे ना, एनआरसी की तरह ये ट्रीट करते, ये कहते हैं डिटेंशन में बाज़ाब्ता, आप के पास चलूंगा मैं, कैंप में डाल देंगे। 10 सेकंड। लेकिन जरा जल्दी से मनोज काका से भी प्रतिक्रिया लेनी है, क्योंकि इंटरेस्टिंग बात यह कि अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल हो जाइए और
एसआईआर की प्रक्रिया जिस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है उसमें पार्टी को शामिल हो जाना चाहिए, ये भी आप कहने की कोशिश करें। तो अभी आपका विरोध किस चीज को लेकर है उत्तर प्रदेश के भीतर? और मैंने आंकड़े भी बताए, 2 करोड़ रजिस्ट्रेशन हो गया 2 दिन के भीतर। आपको कोई दिक्कत है उससे? बीजेपी को दिक्कत है बंगाल के भीतर? मनोज काका। साहिल, देखिए, हमारा राजनीतिक दल पहला ऐसा भारत में राजनीतिक दल है जिसने एसआईआर की प्रक्रिया पर कम से कम हम उसके कार्य पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे वर्कर उत्तर प्रदेश में जो 1,64,962 बूथ है सभी पर जा रहे हैं, हमारे अपने एजेंट हैं, हमारे बीएलए हैं, सभी पे जा रहे हैं। लेकिन हमारा जो सवाल है उसके कार्य पद्धति को लेकर के है कि उसमें इस तरह से कार्य किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, अभी साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बताओ जो विरोध किया हो, जो ये कहा है कि वोट कटवा दो। अरे पूरा समग्रता से अध्ययन करके आया करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से काम थोड़ी चलेगा। मैं नाम बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में बदलापुर का विधायक है रमेश चंद्र मिश्रा, उसने एलानिया कहा, फेसबुक लाइव पर आके कहा कि विपक्षियों का वोट कटवाओ। और ऐसे आपको उत्तर प्रदेश में तमाम जगह उदाहरण मिल जाएंगे। जो बीएलओ हैं उनके साथ भारतीय, चलिए, पश्चिम बंगाल के विपक्ष नेता शुभेंदु अधिकारी कुछ कह रहे हैं एसआईआर को लेकर, बीजेपी का जो विरोध है कुछ कह रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, जरा एक जल्दी से सुन लेते हैं, उसके बाद प्रतिक्रिया लेंगे उसको लेकर। शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं जरा। But TMC is only the party who is helping them in SIR. But please go, Bhutni, and ask people. Please go and ask them. The entire people, those who are especially in downtrodden people, they are now hating Mamata Banerjee and her government due to their non-performance. Last one, Dada. Election is down the corner. What would be BJP's stand about the nationalist Muslim in Malda and Murshidabad district? They should come forward and vote against Mamata Banerjee. They should raise their voice. चलिए, एसआईआर को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने लेटर लिख चुके हैं। मनोज काका, अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद शहजाद के पास चलेंगे, एक बार फिर उनकी प्रतिक्रिया लेनी है उसको लेकर। चलिए। देखिए, कम से कम साहिल भाई, आप तो समता का भाव रखिए मंच पर। सरकार तो मैं मानता हूं कि तानाशाही करे, पूरा देश मान रहा। जो हम लोग बात करें कि बीजेपी, ये कह रहे थे कि बीजेपी कहां कह रही कि विपक्षियों का वोट काट दो। आपका बदलापुर का विधायक फेसबुक पर लाइव आके कहा कि विपक्षियों के वोट काटो, और हम लोग उदाहरण दे रहे हैं। चूंकि हो क्या रहा, मैं आपको एक अपने जनपद का उदाहरण देना चाह रहा हूं। एक चकिया विधानसभा है, उसका बूथ संख्या है 383 बूथ संख्या है, वहां पे 618 वोटर हैं। वहां इन्यूमरेशन फॉर्म केवल 379 लोगों को ही बांटा गया, 239 लोगों को फॉर्म नहीं बांटा गया। ये हो क्या रहा है, उसकी प्रक्रिया मैं बता रहा हूं। जो राजीव राय जी बात कर रहे हैं, जो कि जो 2024 का जो चुनाव हुआ है वो 2024 के लिस्ट पर हुआ है, और जो एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है वो 2025 के मतदाता सूची पर हो रही। और जो 2025 की मतदाता सूची बनी है, हर बूथों पर 2024 से जो लोग वोट दिए थे, बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए हैं। उस पर लगातार हमारी पार्टी, हम लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि जो लोग अभी 2024 में मतदाता थे, 2025 में मतदाता कैसे नहीं है। इसके अनेकों मैं उदाहरण आपको दे सकता हूं। ये इसी तरह से मऊ हुआ, इसी तरह से हमारे जनपद में चंदौली हुआ, इसी तरह से मैनपुरी में हुआ है, बहुत जनपदों में हुआ है। तो हम लोग उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जो लोग अभी 2024 में मतदाता थे, 2025 में कैसे मतदाता नहीं है। जो नई सूची बनाई है सरकार ने, आपके माध्यम से देश का इलेक्शन कमीशन जाना है, क्योंकि देश के इलेक्शन कमीशन को संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार सभी के प्रति समता, सभी राजनीतिक दलों के प्रति समता का भाव रखने का हक है। और वो ऐसा क्यों कर रहा है कि लोगों को, लेकिन अब तो सवाल बीजेपी की तरफ से भी उठाए जा रहे हैं। क्या मलुकनगर उत्तर प्रदेश के भीतर जिस तरीके से प्रक्रिया की जा रही है, क्या उसको लेकर आपका दल संतुष्ट है इस पूरे मुद्दे को लेकर? आता हूं शहजाद, आता हूं आपके पास, जरा एक मिनट सबको बोलने का मौका दीजिएगा। आता हूं बहुत जरूरी है मलुकनगर। मैं 10 सेकंड चाहता हूं, प्लीज। मैं 10 सेकंड चाहता हूं। नहीं, प्लीज शहजाद, प्लीज। नहीं, आता हूं आपके पास में। मलुकनगर, आप अपनी बात खत्म करिए, उसके बाद में शहजाद के पास चलिए। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट चेक करना है। जरा एक मिनट प्लीज। देखिए, नहीं, मैं फैक्ट चेक आप करिए। साहिल भाई, आपकी बात खत्म करिए जल्दी से। हाँ साहिल भाई, जो ये अगर एसआईआर पे प्रश्न उठाते हैं तो 1952 से 2004 तक 21 बार क्यों कराया इन्होंने? और अगर
ये संसद में चर्चा की बात करते हैं तो 324 आर्टिकल के तहत और 1988 की रूलिंग के तहत और माननीय सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है, तो पार्लियामेंट में चर्चा हो सकती है कि नहीं हो सकती है, ये डिबेटेबल है। इसलिए सुधारे काका रुको एक मिनट प्लीज जरा, काका रुको, अरे मनोज काका रुको यार एक मिनट जरा बात करने दे। दूसरा, सुधारे चुनाव नाम, अरे मुझे जवाब देने काका रुको एक सेकंड भाई, सुधारे चुनाव कह के सुधारे चुनाव करके उसमें चर्चा कराई जा सकती है। अब इन लोगों को दर्द क्या हो रहा है कि ये अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे, क्या कह रहे हैं। पहले इन्होंने शुरू में एसआईआर का विरोध करा, अब कहते हैं एसआईआर होना चाहिए, अब कह रहे प्रक्रिया गलत है। और प्रक्रिया पे भी जो मैटर सब जुड़ी है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर करा, कंप्लायंस करा, बिहार में सब ठीक हुआ। अब हम भी कहते थे, आपके टेलीविजन में कह रहे हैं कि जिस राज्य में चुनाव है वहां जल्दी करो, और जहां देरी है वहां टाइम बढ़ाया जा सकता है। अब वो टाइम बढ़ाया गया, टाइम भी बढ़ गया है। अब चीजें पार्लियामेंट में डिस्कशन की भी तैयारी है। साहिल भाई अब ये नहीं, लेकिन उसके बावजूद सवाल सिर्फ उस पर नहीं है मालूम नगर जी, सवाल सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है, सवाल प्रक्रिया को लेकर अब बीजेपी भी उठाने की कोशिश कर रही है। इस बात को भी आपको देखना होगा। शहजाद, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया मुझे इस पर चाहिए कि क्या अगर उत्तर प्रदेश, क्या अगर बंगाल के भीतर 1.25 करोड़ वोटर्स के नाम जिस तरीके से जुड़े गए हैं, जिस तरीके से सवाल आपकी पार्टी उठा रही है, आपकी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इस बात को लेकर? चुनाव आयोग ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी अब तक। साहिल जी, सबसे पहले इसी पॉइंट पर जवाब दे रहा हूं, पर मुझे दूसरे पॉइंट पर भी जवाब देने दीजिए। इस पॉइंट पे साहिल प्लीज इंटरप्शन बंद करवाइए, वो लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, जिससे कि जनता को बोलिए आप बोलिए, वो लगातार उनका आवाज आ रहा है। साहिल जी उनका लगातार डिस्टर्बेंस आवाज आ रहा है, उसको स्टॉप करवाइए ताकि मेरा जवाब साफ आप बोलिए, तो यही बोलते रह जाएंगे। शहजाद, आपकी बात खत्म करिए। चलिए, मैं करबद्ध निवेदन कर रहा हूं आपसे कि मेरी आवाज आने दीजिए। थैंक यू। अरे मैं भी आपसे निवेदन कर रहा हूं, आपकी बात खत्म आवाज आने दीजिए, ये भाजपा की रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ, बोलिए। जिस विषय को आपने 2-3 बार उठाया, वो विषय सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने स्वयं उठाया है, रिपोर्ट मांग के वहां के डीएम से और सरकार से कि किस प्रकार से यह प्रक्रिया हुई है। हमने तो इसको रीइटरेट किया है। ये बात आपने पता नहीं क्यों नहीं बताई कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन कमीशन ने नहीं उठाया, ये इधर उत्तर प्रदेश के बंगाल में इलेक्शन कमीशन। और दूसरी बात, उन्होंने अभी कोर्ट किया रमेश चंद्र मिश्रा को, लेकिन महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर बढ़ते हैं, उस पर सवाल उठते हैं, तो आप कहते हैं कि सही नहीं है। तो यहां पर 125 करोड़ वोटर बढ़ेंगे तो उस पर आप सवाल उठा रहे हैं। ये भी तो बात देखनी होगी ना। साहिल लेट मी कंप्लीट। साहिल, अभी यहां पर एक समाजवादी पार्टी के नेता ने एक व्यक्ति को कोर्ट किया, बदलापुर के विधायक को, उसने 19 नवंबर को स्टेटमेंट इशू किया है जो दैनिक भास्कर में छपा है कि किस प्रकार से उसका वो फेक एआई जनरेटेड वीडियो था। अगर इनकी हिम्मत है तो बताइए इन्होंने शिकायत दर्ज की है क्या? और इतना बड़ा झूठ वो आपके चैनल पे बोलते हैं और फिर गुंडाई पर उतर आते हैं और उनको एक बार भी करेक्ट नहीं किया जाता। और इलेक्शन कमीशन ने नोटिस मांगा है देकर कि बंगाल में क्या हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन ने जब मांगा है तो क्या हम उसको रिटरेट ना करें क्या इलेक्शन कमीशन की बात को वेस्ट बंगाल में? नहीं, आपने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाए हुए हैं कि वो प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही है। आप लेटर देख लीजिएगा। तो देश का प्रधानमंत्री, सर आप प्लीज देखिए, इलेक्शन कमीशन ने उठाया ये सवाल, हमने नहीं सवाल उठाया, इलेक्शन कमीशन ने ही सवाल उठाया। चलिए आखिर में 10 सेकंड में सुनील राजपूत, अब तो चर्चा होगी मंगलवार को, अब सदन की कार्रवाई चलेगी, कम से कम इसका जवाब भी हमें पूछना होगा। लेकिन कुल मिलाकर मेरा समय खत्म हो गया है। कुल मिलाकर एक बात यहां पर साफ नजर आती है। सुनील राजपूत जी, जल्दी से आपका 10 सेकंड में जवाब, क्योंकि अभी मंगलवार को चर्चा होगी, यह बात क्लियर हो गई है इसको लेकर। कहते हैं ना साहिल की झूठ बोला है तो उस पर कायम भी रहो जफर, आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से लेकर के शहजाद जी तक पूरी भारतीय जनता पार्टी सर से पैर तक झूठ बोलती है। नहीं, अभी चर्चा होने वाली है मंगलवार को चर्चा होने वाली है, कई सारे मुद्दे उसको लेकर निकलेंगे। चलिए, मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन कुल मिलाकर एक बात साफ हो गई है कि एसआईआर को लेकर संसद के भीतर चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेकर, लेकिन उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के भीतर भी यह लड़ाई जारी रहेगी। यह बात भी किसी तरीके से साफ हो चुकी है।